नमस्कार साथियों, देव टॉक्स सीरीज लर्न फ्रॉम लीडर्स के इस छठे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपस्थली, देवभूमि में स्थित आधुनिक गुरुकुल देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं। साथियों, लर्न फ्रॉम लीडर्स के विगत 5 एपिसोड को लेकर आपके बहुत ही उत्साहवर्धक फीडबैक हमें प्राप्त हुए हैं। उसी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए आज छठे एपिसोड के साथ हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। साथियों, इस ज्ञान का जीवन के व्यवहारिक अनुभवों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इस हेतु आरंभ में ही आपसे निवेदन है कि इस स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, उन तक इसका लाभ मिल सके। लर्न फ्रॉम लीडर्स के इस छठे एपिसोड को प्रिसाइड कर रहे हैं ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर देव संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। सेशन चेयर हैं डॉक्टर महाश्वेता चौकदार जी, को चेयर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह जी, की नोट ओम प्रकाश सिंह जी, एमिनेंट स्पीकर्स गीतांजलि तिवारी, चंद्रेश साहू जी। साथियों, वर्तमान युग में आदर्श युवा की परिभाषा को व्यवहारिक रूप से गढ़ते, सांसारिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं को हस्तगत करते आप देश विदेश के युवाओं के आदर्श हैं। यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को जैसे वैश्विक मंचों पर जब आप देव संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं। लर्न फ्रॉम लीडर्स के इस छठे एपिसोड के प्रारंभ में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन के जीवंत अनुभवों से हमें मार्गदर्शित करें, प्रेरित करें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। सभी भाई बहनों को लर्न फ्रॉम लीडर्स के छठे एपिसोड के शुभ अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि से ये संदेश आप तक पहुंच रहा है और उन माध्यमों से पहुंच रहा है, उन व्यक्तित्वों के माध्यम से पहुंच रहा है जिन्होंने शांति कुंज के प्रांगण में रहकर परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की स्नेहिल और प्रकाशित छाया में रहकर अनेकों अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में, वंदनीय माता जी के चरणों में समर्पित करने वाले निष्ठावान साधकों की छत्र छाया में रहकर अपने जीवन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद इंसान का जीवन अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत और अनुकरण का कारण बन जाता है। ऐसे ही व्यक्तित्वों के माध्यम से ये लर्न फ्रॉम लीडर्स की जो विगत 5 श्रृंखलाएं हैं, विगत 5 एपिसोड हैं, वो संपन्न हो पाए हैं। और ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि आज का जो एपिसोड है, आज की जो श्रृंखला है, वो भी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण कीर्तिमान को रचती हुई नजर आएगी। इस श्रृंखला को प्रारंभ करने के पीछे का कारण बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण था। इस श्रृंखला को शुरू करने के पीछे का कारण ये था कि आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वातावरण के अंदर जिस तरह की विषाक्तता, जिस तरह का जहर घुल गया है, आदमी चिंतन की दृष्टि से दरिद्र है, भावनाओं की दृष्टि से दरिद्र है, व्यक्तित्व की दृष्टि से दरिद्र है। व्यक्ति का जीवन तो भटका हुआ है ही, समाज भी बहुत ज़्यादा दिशा पर चल रहा हो ऐसा नज़र नहीं आता। समाज दिशा विहीन है, संस्कृति, मानवता कराहती नजर आते हैं, परंपराएं टूटती हुई नजर आती हैं, विवेक की ओर किसी की दृष्टि नहीं। ऐसे समयों में जो समाज को सही, सच्ची, जागरूक, सशक्त दिशा दिखाने का कार्य हो सकता है, वो किसके द्वारा संभव है? वो ऐसे लीडर्स के माध्यम से संभव है जिन्होंने अपने जीवन को उस पथ पर चल करके अन्य लोगों को दिखाया। और ये श्रृंखला उसी उद्देश्य के साथ से रची गई कि अनेकों छोटे भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि वो जीवन में लौकिक विकास को भी प्राप्त करें और आंतरिक संतुष्टि को भी प्राप्त करें। उनका जीवन बाहर से भी प्रकाशित हो और भीतर से भी उजाले को लेकर के आए। तो उस मार्ग पर चलने का जो माध्यम है वो ये लर्न फ्रॉम लीडर की ये श्रृंखला है, जिसमें विभिन्न तरह के जो हम लोगों के छोटे भाई बहन हैं वो अपने अनुभवों को लेकर के आते हैं और उन अनुभवों को सुनकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अनेकों लोग अपने अपने जीवन में गंभीर दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण इसका ये भी है कि जब व्यक्ति
दूसरों को देखता है, उसके अंदर अपना एक श्रद्धा, अपने अंदर एक विश्वास जन्म लेता है कि उनके द्वारा चल पाना संभव था तो हमारे द्वारा भी चल पाना संभव था। और ऐसा करते समय में बस एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है कि हम कोई सा भी एक संकल्प ले लें। जब उनकी बातों को सुने, उससे कोई प्रेरणा मिले, तो कोई सा भी एक संकल्प ले लें और उस संकल्प को इस दृष्टि से अपने जीवन का हिस्सा बना लें कि उसी संकल्प पर हम अनवरत चलेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। जैसा विवेकानंद ने कहा कि टेक अप एन आइडिया, टेक एनी वन आइडिया, कोई सा भी एक चिंतन आप ले लो और उस चिंतन को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लो कि अब मुझे इसी चिंतन पर आगे चलने की, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एंड दैट इज द वे फॉर ग्रेटर सक्सेस। एक कहानी आती है, बड़ी प्यारी कहानी आती है। कहानी आती है एक राजा की। राजा ने अपने सभासदों से पूछा, मंत्रियों से पूछा कि सबसे अच्छी फिलॉसफी कौन सी है? वेद भी हैं, वेदांत भी है, सांख्य भी है, योग भी है, तंत्र भी है, दर्शन भी है, मीमांसाएं हैं, इनमें से कौन सी परंपरा, कौन सी पद्धति सबसे सही है? तो हर विधा के विद्वान को बुलाया गया। हर एक ने कहा कि साहब मेरा वाला सही है, इसका वाला खराब। राजा को बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। राजा को लगा कि थोड़ा बहुत तो मैं सुबह जानता था, अब तो शाम को कुछ भी नहीं जानता हूँ। तभी एक ऋषि आए। ऋषि बोले कि मैं बताऊंगा कि सत्य पथ कौन सा है, पर यहाँ नहीं, जंगल में बताऊंगा। ठीक। राजा चल दिए उनके साथ। रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी क्रॉस करी गई। क्रॉस करने के लिए कहा संत ने उनसे, ऋषि ने राजा से कि जरा नदी पार कर ले, जंगल के बीच में जाके आपको बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक। राजा ने तुरंत बहुत सारी नावों की व्यवस्था कर दी। नाव आ गई, 25-30 नाव लग गई। राजा ने कहा कि आप इनमें से कोई सी एक नाव ले लीजिए। ऋषि ने कहा कि ये नावें मुझे पसंद नहीं आ रही, इसका कलर अच्छा नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा मुड़ी हुई है, ये बाईं तरफ झुकी है, दाईं तरफ झुकी है, ये सफ़ेद है, ये काली है, ये ऊपर है, नीचे। सारी नावों को उन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत गुस्सा आया राजा को। राजा को लगा कि अरे साहब, नदी ही तो पार करनी है, आप कोई सी भी एक नाव ले लो, बस नदी पार करने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? कोई सी एक नाव ले लो, उधर जाना है। ऋषि बोले फिर आप पद्धति को चुनने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? कोई से भी एक ले लो, पर उस पर संकल्प के साथ टिक जाओ। बस वही सफलता का राज है, वही लीड करने का राज है। तरीके अनेकों हैं, परंपराएं अनेकों हैं, पद्धतियां भी अपरिमित हैं, पर सफलता उसको मिलती है जो जीवन में किसी एक संकल्प को अपने जीवन का मंत्र बना लेता है। बस टेक अप एन आइडिया, दैट इज द आइडिया फॉर लर्न फ्रॉम लीडर्स। इनमें से जो भी आइडिया आपको लगे कि ये अनुकरणीय है, इसको अपनाना चाहिए, उसको अपनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन हमें प्रदान किया है, इस हेतु हम आपके हृदय से आभारी हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेशन चेयर डॉक्टर महाश्वेता चोपदार जी को आमंत्रित करते हैं। आप होशियारपुर पंजाब के प्रतिष्ठित रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है। अपने जीवंत अनुभवों से प्रेरणा प्रदान करने हेतु अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर महाश्वेता चोपदार जी को। नमस्कार, मैं आदरणीय चिन्मय भैया जी का और लर्न फ्रॉम द लीडर्स से जुड़े सभी भाइयों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बोलने का मौका दिया। अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। मैं परिवार सहित शांति कुंज में रहने 12th के बाद आई थी, लेकिन बचपन से ही हमारे घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव रहा है। बहुत ही सात्विक वातावरण में हम पले बड़े और रेगुलर आरती, पूजा, वीकली हवन वगैरह ये होते रहते थे घर पर। वीकली गोष्ठियाँ वगैरह मेरे पेरेंट्स लेते थे, जिसमें
मिशन के कार्यकलापों के बारे में चर्चाएं होती थी और मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में भी बहुत बातें होती थी। तो बचपन से ही हमने ये सब देखा है। जब शांति कुंज आए तो मुझे कुछ नया ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे माहौल में आ गई हूँ। और लेकिन यहाँ का जो दिव्य वातावरण है ये मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत काम आया। आगे की पढ़ाई फिर मैंने शांति कुंज में रहकर कंप्लीट किया। बीएससी किया, बीएससी के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमएससी एंड देन डीएसबीबी से पीएचडी किया। पीएचडी मैंने बहुत ही खास लोगों के गाइडेंस में किया है। खुद आदरणीय चांसलर सर मेरे गाइड रह चुके हैं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने अच्छे खास लोगों का मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस दौरान। और हमेशा से एबनॉर्मल साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो उस समय मेरी कोशिश यही थी कि कोई एक पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर या कोई डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, उसके ऊपर मुझे रिसर्च करना था। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद और सभी लोगों के सजेशन से मैंने इंसोम्निया के ऊपर काम किया, जो आगे चल के मुझे बहुत काम आया और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला उस दौरान मुझे। अभी मैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ होशियारपुर पंजाब में, उसमें एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब कर रही हूँ काउंसलर के रूप में, और अपना क्लिनिक भी है। आप सभी से एज ए साइकोलॉजिस्ट ही मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी। सभी अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं और बाहर के वर्ल्ड से इतने अटैच नहीं है, तो अभी आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है। इस दौरान आप क्या सीख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, हर कोई आपको ये मोटिवेट करते रहते होंगे, हाउ टू अचीव योर गोल, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड अपने करियर के प्रति हमारी जो सजगता रहती है वो भी जरूरी है। बाहर बहुत कंपटीशन है। अच्छी बात है ये कि आप कॉम्पिटिटिव बने रहें, गोल ओरिएंटेड हों, लेकिन हमेशा ये एक बात ध्यान में भी रख के चलें कि आगे चल के आपका मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत होने वाली है और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। अभी आप सोसाइटी में देख लीजिए, ये आज की डेट में एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हाउ टू बी सक्सेसफुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक आदमी सक्सेसफुल होने के बाद भी इतने सारे प्रॉब्लम्स से क्यों जूझ रहा है। जैसे उसको सब कुछ मिल चुका है, सक्सेसफुल है, वो अपने सपने को जी रहा है। जो आप लोग अभी अपने बारे में सोच रहे हैं वो उसी में जी रहा है, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है, फिर भी उसको लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, या आई एम नॉट द कंप्लीट वन। और ये देखिए सुसाइडल अटेम्प्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गई हैं। सक्सेसफुल होने के बावजूद जो सब कुछ है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी सुसाइड कर रहा है। प्लस अगर नहीं उसमें उसको वेरियस सब टाइप ऑफ डिजीजेस उसको घेरे हुए हैं। मेनली ब्रेन डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉमन हो गई हैं जो उसके कंट्रोल में ही नहीं रहे।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं लाइफ में, जब हम हर चीज के बारे में इतना जानते हैं, एजुकेटेड हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, वेल नॉलेज है हमारी, तो कोई एक पर्टिकुलर सीरियस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा मैं बात जरूर करना चाहूँगी। ये बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, बहुत दुख होता है। जैसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कॉमन होती जा रही हैं। पहले जो हम बुक्स में पढ़ते थे कि 0.02% या 0.05% इस तरह से रहते थे, आजकल वो 2 to 5% तक हो गई है। रेयर केसेस, वो भी सीवियरली इफेक्ट कर रही है। तो लाइक OCD, माइग्रेन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर प्लस एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिजीज कॉमन होने लगे हैं। पहले ये देखने को नहीं मिलते थे, रेयर केसेस थे। बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम इनका। आपको देखा जाए तो कोई प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं है एलोपैथी में। और इन सब चीजों को आप ये मत सोचिए कि ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल लोगों को होता है, स्पेशल कैटेगरी के लोगों को ही होता है। ये आपको भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, सक्सेसफुल होने के बावजूद भी। इन सब चीजों से हम जूझ रहे हैं आज की डेट में। जो जनरेशन भी, न्यू जनरेशन भी आ रहे हैं, उनमें भी इतने ज्यादा सीवियर मेंटल प्रॉब्लम बाय बर्थ होते हैं जो अनक्यूरेबल है। तो ये आप अभी से ही इसके ऊपर आपको वर्क करना जरूरी है। और किस तरह से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को। पहले तो आपको एक आपकी थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस लानी पड़ेगी। आजकल जितना भी प्रॉब्लम्स है वो हम फिजिकल वर्ल्ड में ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो मेंटली हमारा मेंटल प्रिपरेशन बहुत कम रहती है, उसके तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखती है, उसी के हिसाब से आप अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। बट इंटरनली आप अपने आप को कम देखने की, कम आंकने की कोशिश करते हैं। उससे आपको ये नहीं लगता है कि इससे क्या फायदा होना है। ये जरूरी चीज नहीं है, लेकिन रूट लेवल पर आप अगर काम नहीं करेंगे तो आगे चलकर यही सब प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में। और इसके ऊपर सोचने के लिए आपको एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। वो कैसे लाएं कि अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी एक होनी चाहिए हमारी थिंकिंग में। जैसे योगा करते हैं तो बॉडी को फ्लेक्सिबल किया जाता है, हर पार्ट्स फ्लेक्सिबल हो जाती है, तभी हम अच्छे से बेनिफिट्स ले पाते हैं योगा की। उसी तरह से थिंकिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लस अपने फैमिली को साथ में लेकर हमेशा चलें। ये नहीं ओवर कंसर्न ना रहे अपने बारे में कि हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहें। जो एक प्रैक्टिकल सी बात मैं बताने जा रही हूँ कि जितना आप अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया में कोई आपको इतना लेके कोई इतना सीरियस नहीं है। इसलिए एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सिचुएशन को हैंडल करने का जो एक तरीका, वो अभी से आप सीखने की कोशिश करें। तो अभी आप जिस
माहौल में हैं, जिस वातावरण में एजुकेशन ले रहे हैं, उससे बेटर आपको एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिलेगा। DSVB जैसा यूनिक यूनिवर्सिटी शायद ही वर्ल्ड में कहीं हो। यहाँ आपका स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी आपका काम हो रहा है। तो ये आपका क्रूशियल पीरियड है, इसका आप भरपूर फायदा उठाएं। जितना हो सके कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सीखें, प्लस अपनी जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस्ड रहें। उससे रिलेटेड अदर कोर्सेस हैं उसमें भी एक्सपर्ट होने की कोशिश करें। एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले कोर्सेस से शॉर्ट टर्म कोर्सेस ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लाइक डिप्लोमा कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस। इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, फ़ायदा बेनिफिशियल होती है आपके लिए कि आप इससे तो वेरियस फील्ड्स में आपकी जानकारी बढ़ेगी और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो और दूसरी बात, क्रिएटिविटी पर ध्यान देते रहें, क्रिएटिव रहें हमेशा। उससे आपको और एक फ़ायदा मिलेगा, जब आप बाहर जाएंगे, बाहर कुछ करेंगे तो उसमें एक तो IQ लेवल इससे शार्प होती है क्रिएटिविटी से, प्लस बाहर जो आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जिस भी फील्ड में, वो आप जरूर कर पाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ। एंड सारे मेरे स्पेशली गर्ल स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि आप अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं, देन you should do something before marriage। मैरिज से पहले ही कुछ करने की कोशिश करें लाइफ में। आइदर अपना जो कोर्सेस वो कंप्लीट करिए, जिस भी फील्ड में आप हैं, जो पर्टिकुलर आप कोर्स कर रही हैं उसको कंप्लीट जरूर करें और अप्लाई भी जरूर करें बिफोर मैरिज। तो मेरा बस इतना ही कहना था आप लोगों से, इतना ही और बोलना चाहूँगी। सोसाइटी में ज़रूर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें। आज की बहुत डिमांड है ये, आज की डेट की। एंड अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, फैमिली को हमेशा साथ लेकर चलें, सक्सेस के पीछे ना भागें। ये एक पागलपन है और कुछ भी नहीं। थैंक यू। डॉक्टर महाश्वेता चोपदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को प्रभावित करने वाले मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष की जो व्याख्या आपने अपने अनुभवों से की है, वह निश्चित ही हम सब के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस हेतु आपका बहुत बहुत आभार। सेशन के को चेयर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्वास्थ्य, वृत्त एवं योग विभाग, ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार, उत्तराखंड में। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह जी को कि वे अपने अनुभवों को हमसे साझा करें। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में लर्न फ्रॉम लीडर्स टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया अपने अनुभव आप सब तक बताने के लिए। जैसा कि जो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एवं परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में शांति कुंज हरिद्वार में मेरा जन्म हुआ और वर्तमान की जो शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन गायत्री विद्यापीठ में प्राप्त की और गायत्री विद्यापीठ में ही फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक गायत्री विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के साथ साथ विद्या की भी प्राप्ति हुई। और शांति कुंज हरिद्वार जैसा कि परम वंदनीय माता जी का एक गर्भगृह, जहां पर हम रहते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हुए शांति कुंज के आंगन में ही धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ
और यहाँ से शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर BHL में हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण करके देव संस्कृति विश्वविद्यालय से धर्म विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स, मास्टर डिग्री कोर्स योग में और फिर उसके पश्चात B.Ed और फिर PhD की शिक्षा प्राप्त की। ये मेरा सौभाग्य रहा कि गायत्री विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त करने के बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो परम पूज्य गुरुदेव का स्वप्न रहा कि UKG से लेकर के PhD तक की शिक्षा जो यहाँ दी जाती है, वह पूरी शिक्षा मुझे यहाँ से प्राप्त हुई शांति कुंज हरिद्वार गायत्री विद्यापीठ के माध्यम से। शांति कुंज हरिद्वार में ही जो मेरे पिताजी श्री रामराज सिंह एवं माताजी भी शांति कुंज में ही स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं 1978 से, और बड़े भैया श्री संतोष सिंह जो EMD विभाग में कार्यरत हैं। तो धीरे धीरे जीवन का अनुभव और सीखते हुए हम आगे बढ़ते हुए शांति कुंज के आंगन में ही बड़े हुए, और धीरे धीरे पढ़ाई का सिलसिला पूरा जब PhD कंप्लीट हुई और PhD पूरी होने के पश्चात शांति कुंज चिकित्सालय में सेवारत कार्यरत रहे। शांति कुंज शताब्दी चिकित्सालय में 2002 से लेकर के 2016 तक का जो कार्य रहा, और शताब्दी चिकित्सालय में ही सभी अपने बड़े भाइयों का, सभी अग्रजों की सेवा करने का अवसर मिला फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के माध्यम से, और उसमें कई कार्यकर्ताओं के, कई जो बाहर से क्षेत्रों से आने वाले कार्यकर्ताओं का इलाज करने का अवसर मिला फिजियोथेरेपी के माध्यम से। धीरे धीरे जीवन का क्रम आगे बढ़ता गया और शांति कुंज चिकित्सालय से 2016 के पश्चात मेरी गवर्नमेंट जॉब ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में स्थायी रूप से मैं सेवारत हूँ वहाँ पर वर्तमान में। और ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सेवा करने का अवसर मिला एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। योग विभाग में BMS 3rd ईयर के बच्चों को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2016 से लेकर के वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ। विभिन्न विषयों पर विभिन्न क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नेपाल, विभिन्न राज्यों में योग शिविर लगाने का अवसर मिला। उन योग शिविर के कुछ झलकियां जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। विभिन्न जो आप ये अपने ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की, उसके पश्चात ये आप देख सकते हैं हीरो कंपनी में एज ए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर योग शिविर जो मैं पिछले 3-4 वर्षों में लगा चुका हूं। ये आप देख सकते हैं चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी के जो योग के शिविर, ये भी आप देख सकते हैं विभिन्न अलग अलग। हरिद्वार में 40 बटालियन PAC में, पुलिस लाइन में, DM आवास में, विधायक जो यहाँ के हरिद्वार के विधायक माननीय मदन कौशिक जी के, विभिन्न जो सम्मानीय लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनको योग सिखाने का अवसर मिला। और यह आप देख सकते हैं हीरो कंपनी का। और इसी के साथ ये जो एडवांस आसन करते हुए कुछ जो हमारे एडवांस आसन हैं, और ये आप देख सकते हैं बचपन की एक फोटोग्राफ्स परम पूज्य गुरुदेव के साथ, और परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य, परम पूज्य गुरुदेव का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये बचपन के कुछ पल हैं जो शांति कुंज में बिताए हुए पल। इसी प्रकार से धीरे धीरे मैं जो वर्तमान में युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहूंगा, वह संदेश यह है कि हमें मिशन के कार्यों को किस प्रकार से हम अपनी जॉब को करते हुए मिशन के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ रचनात्मक कार्यों को हम कर सकते हैं। उसमें पॉकेट बुक है परम पूज्य गुरुदेव की जो बुक हारिए ना हिम्मत को जेब में रखें, और जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी आप अपने परिचित से मिलते हैं, तो हारिए ना हिम्मत की पॉकेट बुक आप उनको दे सकते हैं पढ़ने के लिए। कुछ स्टिकर रखें, जैसा जो स्वास्थ्य आंदोलन है, स्वास्थ्य आंदोलन से संबंधित कुछ स्टिकर रख सकते हैं आप।
शांति कुंज से संबंधित जो स्लोगन है उनके स्टिकर रख सकते हैं और आप लोगों को दे सकते हैं। शांति कुंज जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र से संबंधित लोगों को शांति कुंज में वर्ष में एक बार जन्मदिन, विवाह दिवस मनाने के लिए अवश्य बुलाएं। और मेरा खुद का प्रयास रहा है कि मैं जहां पर कार्यरत हूं वहां का एजुकेशनल टूर लेकर के पिछले 3 वर्षों से मैं लगातार देव संस्कृति विश्वविद्यालय में लेकर के आ रहा हूं। इससे ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से परिचित होते हैं, यहाँ के दिनचर्या से, यहाँ के आश्रम व्यवस्था से परिचित होते हैं और फिर धीरे धीरे यहाँ से वो संस्कार लेकर के जाते हैं। और यहाँ के संस्कार जब वो कहीं जॉब में होते हैं तो फिर वो उनके काम आते हैं और वो फिर पुनः शांति कुंज के लिए दर्शन के लिए अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं। तो मेरा ये संदेश है कि हम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज, प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर, इनके जो भी विचार हैं इन विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम कुछ अच्छे कार्य करते हुए हम संडे के दिन अपने जो इष्ट मित्र हैं उनके साथ हम योग, यज्ञ, प्रज्ञा योग व्यायाम और कुछ इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों को हम कर सकते हैं। उनके माध्यम से एक शांति कुंज का संदेश, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संदेश युवाओं के बीच में जाएगा। और गुरुदेव का जो कुछ सूत्र हैं जो इसका मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो मुझे काफी प्रभावित किए हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए चलें। और जो अपने और भी जो सूत्र हैं गुरुदेव के, छोटे छोटे सूत्र हैं कि अपने जो छोटे छोटे सूत्र हैं कि हम उनको बिना, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ सूत्र हैं गुरुदेव के, उनका भी हम पालन कर सकते हैं। बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी ना खाएं और हम अपने धीरे धीरे सूत्रों का पालन करते हुए समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये जो सूत्र हैं 4 सूत्र, इनका पालन करते हुए युवाओं के लिए जो बहादुरी की बात की जाती है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, गुरुदेव की पुस्तक हारिए ना हिम्मत से हम पढ़ करके समझ सकते हैं और धीरे धीरे हम समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। छोटे छोटे सूत्र हैं गुरुदेव ने जो दिए हैं, उन सूत्रों का पालन करते हुए हम अपने डे टू डे लाइफ को और सरल, सहज बना सकते हैं। अपने जीवन को हम उलझनों से बचाते हुए धीरे धीरे सूत्रों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने जो लर्न फ्रॉम लीडर्स की जो टीम है पूरी, उस टीम का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या भैया का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया अपनी बात को रखने के लिए। धन्यवाद। ओम शांति। योग के क्षेत्र में किए गए अपने वृहद फील्ड वर्क को साझा करते हुए पूज्य गुरुदेव के जिन व्यवहारिक सूत्रों को आपने हमसे साझा किया वह निश्चित ही हम सब के लिए प्रेरक हैं। इस हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लर्न फ्रॉम लीडर्स के इस 6ठे एपिसोड के कीनोट स्पीकर हैं श्री ओम प्रकाश सिंह जी। इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम में बीटेक करने के उपरांत आपने PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में एसोसिएट इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर आरंभ किया एवं वर्तमान में आप रक्षा क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित संस्थान DRDO के सेंटर ऑफ एयरबॉर्न सिस्टम में रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं कीनोट स्पीकर श्री ओम प्रकाश सिंह जी को। Hi everyone, my name is Om Prakash Singh. I am from Shanti Kunj Haridwar. It is my great privilege that I am a part of All World Gayatri Parivar. And today I have got an opportunity to share my experience with all of you guys. As I have been living at Shanti Kunj since 1998, so I would like to share everything whatever I have got from there and how it helped me a lot in making my good career, and the values whatever I have got from there that will always be useful for me for my lifetime.
So, the best thing that I like in our organization is the unity and the helping nature. Wherever we go in any part of the country, we feel like a family because every volunteer of our organization is always ready to help each other. And somehow, whenever I feel myself in trouble, then by closing my eyes, I feel that the Guruji and Mataji is always with us. This gives me a lot of courage and strength to start any work without any failure and fear. And time to time we get the suggestions from our elders, Fufaji, Buaji, and Chinmay Bhaiya, like our parents in every stage of our life, and they keep on motivating us for our career. So today we are skilled workers just because of the blessings of the Guru Satta. And as we know that the DSVB is a part of our organization, and it is playing a very important role in the nation building by providing the quality education to the students along with their personality development by teaching them the real goal of our life and the art of living, which is very important in everyone's life to tackle the problems in a very efficient way. So, coming to my academics, I completed my schooling from Gayatri Vidyapeeth, Santigunj, Haridwar in 2013. Then I completed BTech in Electrical and Electronics Engineering from Galgodias University, Greater Noida in 2017. And I was the gold medalist of my batch, and I worked very hard for getting that position. And after my graduation, I wanted to do a job in my core field instead of doing a job in any other field like IT companies. So I went for the GATE coaching. Then in 2019, I started working at Powergrid Corporation of India Limited, and I worked there for 1 year. After that, in 2020, I started working at CAPS, Center for Airborne System, at Defense Research and Development Organization, DRDO, Bangalore, as a researcher, which gives me a proud feeling that I have got an opportunity to develop my skills and to learn from the experienced scientists and to serve the nation in the defense research field. So I would like to suggest everyone that please choose the career as per your interest only, and don't think about others, what they think about you and what they want you to do. Because my belief is that if we want to grow more faster in our life, then we need to choose a thing in which we are interested. Then only we will be able to get the success in a short period of time. Otherwise, we need to struggle a lot to get the good results. And the biggest mistake that we people usually do, that we think about the results. So when we think about this, then only the negativity comes in our mind, and then we think that what society will think about you when you will not be able to pass the exam and you will not be able to successful in your life. So we have to remove this thought, then only we can give the 100% to our career and goal. So I would like to share one more thing, that if you are having any weaknesses in your life, then you need to work upon that. And if you will run away from your weaknesses, then you have to face that problem in future. And because I already faced this problem in my life when I was doing the schooling, that time I used to feel very hesitate and shy in the public speaking, and I was not good in the communication skills also. So that problem I realized in my graduation period. Then I started working upon that, and I used the various modes of communication to improve that. And today I have improved myself a lot, and I feel very confident. So I would like to share one thought said by the Dr. APJ Abdul Kalam,
that if you get the failures in your life, then never give up, because fail itself means the first attempt in the learning, and end is not the end. End means effort never dies. And if no word is coming in your mind, then think only this is the next opportunity, and be always positive, because we only learn from the failures. And I hope all of my this experience will help you to take the right decision in your career and life. And we should keep in your mind that we have the blessings of the Guru Shakta, and so we need not to worry about anything. We have to go forward in our life without any fear. So thanks for listening me. God bless you, and stay happy and healthy. Bye. बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। विद्यार्थी जीवन के विविध अनुभवों एवं बदलाव की अपनी यात्रा हम सभी से साझा करने हेतु जीवन प्रबंधन एवं स्किल डेवलपमेंट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समस्याओं के समाधान हेतु उठाए गए कदमों एवं शिक्षाओं के माध्यम से आपने हम सभी को लाभान्वित किया। धन्यवाद। एमिनेंट स्पीकर के रूप में हमारे साथ जुड़ रही हैं गीतांजलि तिवारी जी। आप वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित कैलिफोर्निया फिटनेस एंड योग सेंटर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मैं आमंत्रित करता हूं गीतांजलि तिवारी जी को। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गीतांजलि तिवारी है और मैं शांति कुंज में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री वीरेंद्र तिवारी है, मेरे माताजी का नाम श्रीमती वीना तिवारी है और हम लोग बचपन से ही शांति कुंज में रहे हैं, पले बड़े हैं, वहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले चिन्मय भैया का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे लर्न फ्रॉम लीडर्स में अपने एक्सपीरियंसेस और अपने अनुभवों को शेयर करने का मौका दिया। और लर्न फ्रॉम लीडर्स की प्रोग्राम से जुड़े सभी बड़े भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ है, उन सभी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो हो सकता है आप लोगों के काम में, आगे जीवन में सफलता पूर्वक अपने जीवन को जीने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करे। तो चलिए बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातों की जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए एक यूज़फुल टिप्स की तरह काम आती हैं। तो मैं आपसे बस बहुत कम शब्दों में और बहुत ही थोड़ी ही बात करूंगी, पर जो भी बात करूंगी वो उम्मीद करती हूँ कि आपके काम आएगी। तो सबसे पहले एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं। सक्सेसफुल लाइफ के लिए सबसे पहले जो मुझे लगता है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जिस भी हम पाथ पे आगे जाने के लिए अपने मन में सोच रहे हैं, उसके प्रति हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब हमने ये चीज़ सोच ली है तो हम इसे करेंगे और उसके लिए उसको पूरा करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आज हमने सोचा है कि मैं कल मल्टी मिलियनियर बन जाऊंगा तो कल हम बन ही जाएंगे। उसके लिए हमें एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को फेस करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को सेटअप करना चाहिए और उनको फेस भी करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स, हार्डल्स आते हैं तो उनको फेस करिए। ये नहीं कि आप अपने काम को बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूटी अपने किसी भी काम में रखेंगे तो आपको सक्सेस 101% मिलेगी। एक और छोटी सी बात कि किसी भी काम को करते समय, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी गोल को पाने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए आप अपनी सादगी, अपना सदाचार, अपना कैरेक्टर और अपने अंदर की जो खूबियां हैं उनको मत खो दीजिए। किसी चीज़ को पाने के लिए आप किसी की चापलूसी मत करिए, किसी के सामने झुकिए मत। झुकने से मेरा मतलब है कि मतलब आप अपने शर्तों को, अपने नियमों को ताक पे मत रखिए कि हाँ नहीं मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि लोग हमें बोल देते हैं कि अगर आप हमारे लिए ये कर दोगे तो ही हम आपको ये चीज़ दे पाएंगे या हम आपको इस स्टेप पे आगे बढ़ा पाएंगे, या अगर उनके सहयोग की हमें ज़रूरत है तो वो अपनी शर्तें रख देते हैं और हम उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो वो चीज़ आप मत करिए, क्योंकि किसी की सहायता से, किसी की चापलूसी करके और
किसी की सिफारिश से अगर आप किसी मुकाम पे पहुंच भी जाते हैं तो जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से प्राप्त करते हैं उसकी सक्सेस का एक अपना अलग मजा होता है। तीसरी बात मेरी ये है कि कभी भी आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से मत करिए, क्योंकि भगवान ने हम सभी को अलग बनाया है, हम सब में अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग टैलेंट है। तो आप अपना कंपैरिजन कभी किसी से मत करिए, और अगर कोई आपका कंपैरिजन किसी से करता है तो उसे करने भी मत दीजिए, क्योंकि जहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है वहाँ पे हमारा सा मनोबल थोड़ा सा डगमगा जाता है कि अरे नहीं यार, सब लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है इस फील्ड में, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत सोचिए। हो सकता है उसकी टिप्स, उसके स्टेप्स कुछ अलग होंगे उसको उस सक्सेस को पाने के लिए, और आपके टिप्स, आपके रूल्स रेगुलेशन कुछ अलग होंगे उस सक्सेस को पाने के लिए। तो मे बी एक पॉइंट पे कभी कभी होता है कि दोनों ही सक्सेस हो सकते हैं, तो इसलिए अपना कंपैरिजन कभी किसी से मत करिए। जहाँ पे आप कंपैरिजन करने लगेंगे या कोई दूसरा आपका कंपैरिजन करता आपको नजर आए तो आप उससे थोड़ा सा अलग हो जाइए, क्योंकि कंपैरिजन किसी का किसी से नहीं हो सकता है। सबके अंदर अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं, और हम अपनी अपनी क्वालिटीज को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। एक और मेरी बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड अगर हम ले लें तो कई बार क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये इंस्टीट्यूट खराब है, ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये स्कूल अच्छा नहीं है। तो ये मापदंड कहाँ से आता है कि हाँ कोई भी स्कूल, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी जगह, कोई भी राज्य, कोई भी सिटी मतलब ये अच्छी है और ये खराब है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी सिटी, कोई भी जगह जो है वो अच्छी या खराब होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग वहां पे रहते हैं वो उसका एक मापदंड तैयार करते हैं अपने क्रियाकलापों से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, कि हाँ वो जगह कैसी है और कैसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले 100 बच्चे अगर 99% या चलिए 80% बच्चे भी उस स्कूल में अच्छे बिहेवियर के हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो स्कूल अपने आप में एक बेस्ट स्कूल के रूप में उभर के सबके सामने आता है। तो फिर उस बिल्डिंग का, उस जगह का कैसे वो रहा, वो तो सिर्फ उन बच्चों के, उन टीचर्स के, पढ़ाने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस स्कूल को कैसा एनवायरनमेंट दिया है। तो ठीक उसी तरह किसी भी विश्वविद्यालय को हम अच्छा या खराब नहीं कह सकते। वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के काम करने वाले लोग, ये सभी मिलकर के उस जगह को अच्छा या बुरा का एक मापदंड देते हैं। तो चॉइस आपकी होती है कि आप कैसे उस जगह पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बहुत ही खराब जगह, जो कि बहुत ही खराब एक इम्पैक्ट के साथ जानी जाती है, पर आप वहाँ पे जाते हैं, आप अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, आप अपनी सारी गुड क्वालिटीज वहाँ पे देते हैं, तो हो सकता है कि लोगों का नजरिया बदल जाए, लोगों का मापदंड बदल जाए उसको मापने का, कि हाँ ये जगह जो है वो खराब है, नहीं है, यहाँ पे देखो वो फला नाम का व्यक्ति है, या ये बच्चा है, या ये इंसान है, ये यहाँ पे रहता है, ये ऐसे आचरण करता है, और इससे दूसरे लोग भी इफेक्टेड हो रहे हैं और वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो आप पूरे उस एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को, एक नेगेटिव प्लेस को आप पॉजिटिव उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप अपने अंदर देखिए कि हमारा रुझान किस ओर जा रहा है, हम अच्छी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हम बुरी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए 2 लोगों का ग्रुप है, वहां पे एक जगह अच्छी बातें हो रही हैं, एक जगह बुरी बातें हो रही हैं। आपका रुझान किस तरफ जाता है? आप बुरी चीजों की तरफ जाकर के बैठते हैं या फिर आप अच्छी चीजों की तरफ जाके बैठते हैं? अगर आप बुरी कमेटी के साथ जाकर के बैठते हैं, वहाँ इंटरेस्ट लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपका रुझान उस तरफ है। लेकिन अगर आप उसे अवॉइड करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करके आप दूसरी जगह जाते हैं जहाँ अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, जहाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आपका रुझान उस तरफ जाएगा और आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी किस चीज के लिए है। तो इस चीज पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है कि हम अगर नेगेटिव चीजों की तरफ
अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम अपने आप को रोकें, हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं, उन चीज़ों को फॉलो करें, वहाँ उन लोगों के साथ रहें, एक अपने आप को खुद को भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी लोगों का, हेल्दी फ्रेंड्स का, अच्छे फ्रेंड्स का अपने आप को एक हम सर्कल प्रदान करें, अपने आप को दें, तो उससे हमारा एक जो है वो चहुमुखी विकास होता चला जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए हम आमंत्रित करते हैं एमिनेंट स्पीकर चंद्रेश साहू जी को। चंद्रेश जी फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मेट्रो ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज, पुणे, इंडिया में कार्यरत हैं। Pranam to everyone. I am indeed delighted and so thankful to Dr. Chinmay Bhaiya for giving me such a wonderful opportunity and platform, learn from leaders, to share my views with my dear friends. दोस्तों, आज हम सब जिस दौर से गुजर रहे हैं, यह एक परिवर्तनकालीन समय है और इस परिवर्तन को आप अपने आसपास हर क्षेत्रों में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो जहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, चाहे वो बॉलीवुड का क्षेत्र हो जहाँ ड्रग माफियाओं का सफाया हो रहा है, और ग्लोबल लेवल पर बात करें तो इज़राइल और अरब कंट्रीज़ जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, आज वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और इवन आप अपनी ज़िंदगी में और अपने परिवार में भी इस परिवर्तन को महसूस कर रहे होंगे। आज ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और इसके बनने के साथ साथ कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, चाहे वो स्कूल हो या फिर ऑफिस, चाहे वो एडमिशन के लिए हो या फिर जॉब के लिए। लंबी लंबी कतारें आपको हर जगह देखने को मिलती होंगी और इस कंपटीशन भरी दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैं सफल हूँ, मेरा अच्छा रैंक आए और इस कंपटीशन की बाधा को दूर करते हुए मैं एक सफल इंसान बनूं। कई लोग अपनी मेहनत, अपनी लगन के कारण सफल होते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हैं। कुछ लोग असफल भी होते हैं, वो हताश हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, न जाने क्यों कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, हताशा और निराशा तो हमारे जीवन में आना ही नहीं चाहिए। आपने एडिशन का नाम सुना होगा, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 99 टाइम्स अपने आविष्कार में फेल हुए और 100 टाइम्स में उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ा और इसी कारण आज हम सब उनको जानते हैं, उनको मानते हैं। कठिनाइयाँ किसके जीवन में नहीं आती? भगवान राम जी के जीवन में आई, भगवान शिव जी के जीवन में आई, और हम क्या, हम तो उनके एक अंश मात्र हैं। कठिनाइयाँ तो जीवन का एक दौर है, वो एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। दोस्तों, आपने सुना होगा और कई जगह अखबार में पढ़ा भी होगा कि मजदूर का बेटा आईएएस बन गया, कि एक रिक्शे वाले का बेटा आर्मी ऑफिसर बन गया। दोस्तों, कई बार हमारी जो हालात और परिस्थिति होती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। मुझे लगता है यदि इस दुनिया में सफल होना है तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। यदि आपके जीवन में ये जुनून, ये पैशन आ गया तो आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंड ऐसा सेट हो जाएगा कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आप आपका उपदेश को प्राप्त नहीं कर लेते, आप अपनी मेहनत में हमेशा अपने लक्ष्य में हमेशा फोकस रहेंगे। और जब पैशन और जुनून की बात आ रही है तो मैं अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा, उदाहरण शेयर करना चाहूँगा। जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुआ
उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का टाइम था तो वो मेरे लिए एक बहुत ही कठिन दौर था, लेकिन मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट भी बना। उस टाइम मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, और उस समय मैंने ठान लिया था। फिर जब यूनिवर्सिटी में गया तब नई दुनिया, नया वातावरण, नए लोग, नए दोस्त और नई परेशानी वो तो आई ही, लेकिन उनको साइड में रख के अपने जुनून, अपने जोश को मैंने कम होने नहीं दिया और हमेशा मेहनत करते रहा। उस दौर में कई बार मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मुझे परेशानियां दिखाई देती थी और मैं कई बार निराश भी हो जाता था, लेकिन उस टाइम मेरे माता पिता मेरा ढांढस बंधाया करते थे और आगे देखने का सोचते थे, बोलते थे, और मैं अपनी मेहनत को, अपने जुनून को कायम रखता था। और दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया, और जब मैं फर्स्ट आया तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आऊँ, क्लास में तो फर्स्ट आ ही रहा हूँ। तो मैंने और मेहनत बढ़ाया और मन लगा के पढ़ाई किया दोस्तों, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट नहीं आ पाया, लेकिन टॉप 4 में अपना रैंक जरूर बना पाया। दोस्तों, मुझे लगता है अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि सफलता ख्वाब देखे आपको पाने का। अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाओ, इतना ऊंचा उठाओ कि आसमान ख्वाब देखे आपको पाने का। अपनी मेहनत में इतना दम भर दो, इतना दम भर दो कि किस्मत भी ख्वाब देखे आपको पाने का। अपने सपनों में इतनी जान भर दो, इतनी जान भर दो कि डर को भी डर लगे आपसे टकराने का। हम सब भारतीय हैं, इस पे हमें गर्व है, लेकिन कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि इस देश को गर्व हो हमें पाने का। दोस्तों, ये जीवन जो है वो बी से लेकर डी तक का एक सफर है। बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, और बी से डी के बीच में एक आता है सी फॉर चॉइसेस। हमारे जीवन में अनेकों चॉइसेस होती है, अनेकों इच्छाएं होती है, अनेकों कामनाएं होती है, अनेकों चाहत होती है, और इन्हीं इच्छाओं, कामनाओं को पूरा करते करते हमारा जीवन व्यतीत होने लग जाता है और हम व्यतीत करते हैं। मुझे मैनेजमेंट में एक थ्योरी बताई गई थी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मैस्लो ने जो जीवन की ज़रूरतें होती हैं उनको 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, और उन्होंने बताया कि जीवन की जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी और कपड़ा, उसको उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स बताया। और सेकेंड उन्होंने बताया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरे सिर के ऊपर छत हो, मेरा मकान हो, मेरा जॉब सिक्योर हो। और उसके बाद थर्ड बताया सोशल नीड्स। हर कोई चाहता है कि मुझे प्यार करें, लोग मुझे एक्सेप्ट करें। इसके बाद फोर्थ उन्होंने बताया एस्टीम नीड्स। दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, मुझे रिकॉग्नाइज करें और मेरे एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बने। और लास्ट उन्होंने जो बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरा ग्रोथ हो, आज जिस जगह हूं उससे और ऊपर पहुंचूं। और इन्हीं थ्योरी के आसपास ये जो हमारा जीवन है हम व्यतीत होता रहता है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी कम नहीं होती। आज हमारे पास बाइक है तो कल हम कार खरीदने की सोचते हैं। आज हमारे पास 2 BHK का घर है तो कल हम 4 BHK घर खरीदने की कोशिश करते हैं। आज हम टीचर हैं, कल हम हेडमास्टर बनने की कोशिश करते चाहते हैं। और इन्हीं इच्छाओं को पूरा करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है।
और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम कुंठित हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम गलत मार्ग अपनाने लगते हैं कई बार। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का एक सूत्र है, सादा जीवन और उच्च विचार। मुझे लगता है कि यदि आपके जीवन में ये सूत्र आ गया तो इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आप भी एक आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत करने लगेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का एक सद्वाक्य है, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मुझे लगता है यदि इसे आपने अपने जीवन में उतार लिया तो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आप भी एक प्रसन्नचित्त, आनंदित, प्रफुल्लित जीवन व्यतीत करने लगेंगे। दोस्तों, मेरा और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का लगाव सन 2001 से है। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि यहाँ रहकर इसके विभिन्न विस्तार, विभिन्न प्रकल्प और अनेकों उपलब्धियों को न केवल नज़दीक से जान पा रहा हूँ, बल्कि मुझे समझने का भी मौका मिल रहा है। यह देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव का वह सपना था जिनको आदरणीय बुआ जी, आदरणीय फूफा जी ने धरातल पर उतारा, और आज चिन्मय भैया के मार्गदर्शन पर निरंतर ऊंचाइयों को पहुंचता जा रहा है। मुझे लगता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अपने आप को गढ़ने की, अपने आप को पिरोने की, अपने आप को महामानव बनाने की एक असीम संभावना है। यदि आप में सच्ची लगन और मेहनत होगा तो आप अपने कोर्स के साथ साथ यहाँ के विभिन्न प्रकल्प, एक्यूप्रेशर, प्राणिक हीलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल मैनेजमेंट एंड योग जैसे आदि प्रकल्पों को न केवल सीख सकते हैं, बल्कि इस पर अपना कैरियर भी बना सकते हैं। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि धर्म विज्ञान का विद्यार्थी जिसे कर्मकांड, संगीत, योग आदि चीज़ें सिखाई जाती हैं, वह विद्यार्थी आज आईटी प्रोफेशनल बनकर पुणे जैसी, इन्फोसिस जैसी कंपनी में पुणे में कार्यरत है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे यूनिवर्सिटी में शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ शिक्षा के साथ साथ विद्या में भी जोर दिया जाता है। विद्या अर्थात जीवन जीने की कला। और यदि हमें जीवन जीने की कला आ गई तो हमारे जीवन में गरीबी हो या अमीरी हो, सुख हो या दुख हो, और जितनी भी कष्ट कठिनाइयाँ हैं, हम उनको दूर करते हुए चले जाएंगे और एक आनंदित और प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत करते हुए चले जाएंगे। और यही हमारे जीवन का एक धरोहर है। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से इस कोरोना काल में आप सब स्वस्थ और प्रसन्न तो होंगे ही, किंतु समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार आप योग करें, रोज करें और मौज करें। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रेश जी। कड़ी मेहनत और ज़िंदगी से मिले अनुभवों की सीख के साथ सदा आगे बढ़ते रहने की जो प्रेरणा हमसे साझा की है,
इस हेतु आपका आभार। साथियों, इन जीवंत अनुभवों एवं शिक्षाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस हेतु इस स्ट्रीमिंग को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही इस सीरीज़ के पिछले सारे एपिसोड को देखने के लिए आप विजिट करें DSPV ऑफिशियल फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। जल्द ही मिलते हैं लर्न फ्रॉम लीडर्स के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।